हेलो गाइस। सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहला टॉपिक है हमारा जो होगा वो उसका डेफिनेशन होगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी पर्सन या ऑर्गेनिज्म हेल्दी है। तो WHO के हिसाब से WHO क्या कहती है कि कोई भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन का रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसके टोटल वेल बींग से पता चलता है कि वो टोटली वेल फिट एंड फाइन है ऑल सब एरियाज़ में, जैसे कि हमारा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली वो बंदा या बंदी जो है वो फिट है। तो हम उस पर्सन को बोल सकते हैं कि वो उसका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है बर्थ कंट्रोल मेजर्स। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सो हम इसको क्लियर करते हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ बर्थ कंट्रोल मेजर्स? बर्थ कंट्रोल मेजर्स मतलब क्या? बर्थ को कंट्रोल करने वाले मेथड्स। तो हम इसमें दो टाइप के मेथड देखेंगे। एक है हमारा परमानेंट मेथड जिसको हम कहते हैं सर्जिकल मेथड, और बाकी है हमारे पास हमारे टेम्पररी मेथड्स जो कि बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं हमारा परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में हमारे दो टाइप्स हैं, एक वसेक्टॉमी और एक ट्यूबेक्टॉमी। वसेक्टॉमी मतलब किस में देखने मिलेगा? ये मेल्स में। वसेक्टॉमी से याद रख सकते हो वास डेफरेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेल्स में क्या करेंगे, वास डेफरेंस पे कट लगा देंगे, जिसके वजह से स्पर्म्स और वास डेफरेंस के थ्रू ही ट्रैवल कर रहा था। तो उसका एक्सेसरी डक्ट था वास डेफरेंस, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो वहाँ से ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा, मतलब स्पर्म जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज़ ही नहीं हो पाएगा अगर वास डेफरेंस को कट कर दिया जाए तो। दूसरा है हमारा ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी मतलब फीमेल्स में देखने मिलेगा। ट्यूबेक्टॉमी मतलब आप याद रख सकते हो ट्यूबेक्टॉमिक से कि ट्यूब, तो हमारी जो फेलोपियन ट्यूब थी या फिर ओविडक्ट जो थी जहाँ से ओवम रिलीज़ होता है, ठीक है, ओवम रिलीज़ होगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको कट करके अलग कर देंगे, जिसकी वजह से अब ओवम रिलीज़ होगा तो वो यूट्रस तक पहुँच ही नहीं पाएगा, मतलब स्पर्म और ओवम का मिलना हो ही नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी, जिसके वजह से यहाँ पर हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हुआ हमारा सर्जिकल मेथड और परमानेंट मेथड। उसके बाद हम आते हैं हमारे टेम्पररी मेथड्स में। टेम्पररी मेथड्स में पहला मेथड है हमारा नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्या होता है? जिसको हम नेचुरली कंट्रोल कर सके, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम नेचुरली उसे कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला आएगा कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस में क्या होता है? विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के जस्ट बिफोर ही पेनिस को विड्रॉ कर लेना फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस। दूसरा है हमारा पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या होता है? अवॉइडिंग कोइटस फ्रॉम डेज। कोइटस को अवॉइड करना मतलब कॉपुलेशन को अवॉइड करना या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना फ्रॉम डेज 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होने वाली हो तो उसके ओवुलेशन पीरियड से लेकर उसे कुछ टाइम मेंस्ट्रुएशन के थोड़े दिनों बाद तक उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस या फिर रिदमिक पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी हाई, बट इसमें चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि स्पर्म जाके वेट कर सकता है, तो हो सकता है फर्टिलाइज हो जाए। उसके बाद आता है हमारा लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया ये एक नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, जिसमें अगर सपोज कोई फीमेल प्रेग्नेंट थी, ठीक है, तो उसका पार्चुरेशन हो गया है, मतलब अभी वो बेबी को बर्थ दे चुकी है, तो बेबी को बर्थ देने के बाद 1 to 1.5 और 2 मंथ्स के लिए फीमेल्स में मेंसेस का साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है, नहीं होता है। तो उस टाइम पर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो उस टाइम पर फीमेल्स जो होती है वो बर्थ को कंट्रोल कर सकती है, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ओवम रिलीज़ ही नहीं हुआ है, मेंस्ट्रुअल हुए ही नहीं है, तो वहाँ पर बर्थ के कंट्रोल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये है हमारा। फिर उसके बाद दूसरा मेथड है बैरियर मेथड। ठीक है, बैरियर मेथड में बैरियर मतलब रुकावट, हम कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे जिसकी मदद से क्या होगा, बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहला मेथड है यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स।
यूज़ ऑफ कॉन्डम्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो बाय द मेल्स होता है, ठीक है, उनको सिर्फ मेल्स यूज़ कर सकते हैं। फिर फीमेल्स वाला, फीमेल्स में आते हैं डायफ्रेगम, सर्वाइकल कैप्स एंड वाउल्स। डायफ्रेगम या फिर कैप्स जैसे स्ट्रक्चर्स होता है जो फीमेल्स यूज़ करती हैं अपने सर्विक्स पर या फिर अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पर, जिसके वजह से स्पर्म अंदर एंटर ही ना कर पाए। अगर स्पर्म अंदर एंटर नहीं होगा तो मतलब ओवम फर्टिलाइज नहीं होगी और बर्थ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्पर्मिसाइडल क्रीम्स। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज, फोम्स वगैरह जो फीमेल यूज़ करती है, ठीक है, फीमेल के थ्रू यूज़ किया जाता है ताकि अगर स्पर्म अंदर एंटर करे तो वो स्पर्म वहीं पर ही डीजेनरेट हो जाए। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के पास कुछ क्रीम्स आती हैं, उसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा मेथड है वो इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस या फिर आईयूडीज़ भी कहते हैं। ये यूज़ होता है बाय द फीमेल, इसे फीमेल्स ही यूज़ करती हैं। तो पहला आता है हमारा लिपीज लूप, जो कि नॉन मेडिकेटेड है, विदाउट डॉक्टर्स के हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फीमेल्स यूज़ कर सकती हैं। दूसरा होता है कॉपर रिलेसिंग आयोडीज, इसके लिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये कॉपर टी CU7 या फिर मल्टीलोड 375 इसके एग्जांपल्स हैं। और थर्ड हमारा है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, जैसे कि LNG-20 या फिर प्रोजेस्टा सर्ट, जैसे कि वो मैचस्टिक वाला, ठीक है। तो वो मैचस्टिक जैसा कुछ पिन जैसा रहता है, उसको वुमेंस अपने फोर आर्म में इंसर्ट करवाती है विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है। मेडिकेशन के थ्रू इसको अपने आर्म्स में इंसर्ट करवाना रहता है और वो आर्म्स में कुछ दिनों बाद जाकर कुछ हार्मोन रिलीज़ करने लगता है, जिसके वजह से फीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अगर, ठीक है, अगर सपोज़ फीमेल ने ये सारी चीज़ें नहीं, बर्थ कंट्रोल मेजर्स नहीं यूज़ किया है और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई है या उसको लग रहा है कि चांसेस है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है, तो उस टाइम पर वो कुछ ओरल पिल्स ले सकती है जो कि उसके लिए उसके बर्थ को कंट्रोल करने के लिए काम आएंगे, ठीक है। तो ये यूज़ होता है बाय फीमेल ओनली, इसे मेल्स यूज़ नहीं करते हैं। तो जो भी वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेंगी या टैबलेट्स लेंगी उसमें क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होगा हाई लेवल में। और दूसरा, इट प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोला, ये क्या करता है, इम्प्लांटेशन होने से रोक देगा, जिसकी वजह से अगर बेबी इम्प्लांट नहीं होगा तो वो वहाँ पे डेवलप ही नहीं कर सकता और इसके वजह से मिसकैरेज अबॉर्शन ये सारी चीज़ें देखने मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा टॉपिक है जिसको बोलते हैं ART या फिर असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, ART। इसमें हमारा पहला है टाइप IUI, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। अब ये क्या है ART? ART ये टेक्निक है कि जो फीमेल्स, अगर कोई फीमेल्स हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, तो उन फीमेल्स को बेबी कैसे डेवलप किया जाए, वो फीमेल्स बेबी कैसे डेवलप कर सकती हैं, तो उनके लिए ये सारी टेक्निक्स निकाली गई है, ठीक है। तो इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन मतलब, इंट्रा मतलब अंदर, यूटराइन मतलब यूटरस, और इंसेमिनेशन मतलब सीमेन को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंसेमिनेशन होगा कहाँ पे, यूटरस के अंदर, इसे बोलते हैं इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। दूसरा मेथड है हमारा AI मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब किया जाएगा, जब कोई मेल सीमेन प्रोड्यूस ना कर पाए या फिर सीमेन को ट्रांसफ़र ना कर पाए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, जिसके वजह से अब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी और फीमेल को बेबी नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस टाइम पर वो क्या कर सकती है, वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक करवा सकती है। उसके बाद हमारा तीसरा मेथड है जिसे हम बोलते हैं गिफ्ट। गिफ्ट मतलब क्या होता है, ये गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र है। गैमेट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन से पहले जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनता है, वो गैमेट को कहाँ पे ट्रांसफ़र किया है, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। आप लोग को पता है ओवम एम्पुलर रीजन में आकर वेट करती है ना स्पर्म का, तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्पर्म को उठाया, स्पर्म का न्यूक्लियस डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो उसे इस टेक्निक को हम बोलते हैं गिफ्ट। और उसके बाद दूसरा हमारा है इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र। इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र
हमने गैमेट को यूटरस के अंदर रिलीज करवा दिया डायरेक्टली, मतलब स्पर्म को डायरेक्टली यूटरस के अंदर ट्रांसफ़र करवा दिया। ये सेम है एज इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन के। फिर उसके बाद हमारा दूसरा है ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा मतलब इनसाइड, साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है। स्पर्म का या गैमेट का जो भी साइटोप्लाज्म होगा वो डायरेक्टली इंजेक्शन में लिया जाएगा और डायरेक्टली फीमेल गैमेट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसे बोलते हैं ICSI। उसके बाद आता है हमारा लास्ट इसमें जिफ्ट। जिफ्ट मतलब जाइगोट। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, मतलब क्या हो रहा है, हम मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को बाहर निकाल रहे हैं, लेबोरेटरी में उसे टेस्ट ट्यूब में डालकर फर्टिलाइज़ कर रहे हैं। फर्टिलाइज़ करने के बाद जब उसमें जाइगोट बन जाएगा तो उस जाइगोट को हम फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर वो आगे फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस को कैरी ऑन करेगी, ठीक है। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम MTP भी कहते हैं। MTP को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो हम इसे कह सकते हैं अबॉर्शन, ठीक है। तो अबॉर्शन का इम्पोर्टेंस क्या है और उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। इम्पोर्टेंस टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने के लिए यूज़ की जाती है MTP। केसेस वेयर कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ हार्मफुल, अगर पता चलता है कि जो फीमेल कोई भी प्रेग्नेंट है और वो फीमेल के लिए खतरनाक है या फिर उसके लिए हार्मफुल है, फीटस और मदर दोनों के लिए या फिर किसी एक के लिए भी, तो हम वहाँ पर MTP प्रोसेस करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, दे आर परफॉर्म्ड इलीगली, ये इलीगली भी किया जाता है। एंड कॉसेस मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है वो हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन ये परफॉर्म किया जाता है इलीगली। इलीगली किया जाता है क्यों, पहले के टाइम पर लोगों को फीमेल्स नहीं चाहिए होती थी, बेबीज़ में सिर्फ मेल्स चाहिए होते थे ताकि उनके आगे आगे की आने वाली जनरेशन को बढ़ा सके। तो इसलिए फीमेल्स, अगर उन्हें पता चल जाता था कि फीमेल्स है तो वो वहीं पर उस बच्चे को अबॉर्ट करवा देते थे। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम्स भी साबित हुई थी, ठीक है, लेकिन इसे भी इलीगल मान लिया गया है। फिर उसके बाद आता है हमारा दूसरा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है जो STDs। STDs क्या होता है, STDs मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, द डिजीज़ ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो डिजीज़, जो बीमारियां ट्रांसफ़र होती है एक पर्सन टू दूसरे पर्सन में, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं STDs। STDs के एग्जाम्पल हैं यहाँ पर हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्ब्स, HIV, सिफिल्स एक्सेट्रा, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या देखने मिल सकते हैं, ठीक है, हमें क्या सिम्टम्स देखने मिलेंगे इसके, इचिंग, सेक्सुअल एरियाज में इचिंग होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइटली पेन, स्वेलिंग्स देखने मिलेगा जेनिटल रीजन्स में, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ भी हो सकते हैं, अबॉर्शंस, स्टिल बर्थ्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी देखने मिलती है, ठीक है, इनफर्टिलिटी या फिर कैंसर भी देखने मिलता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है इसमें प्रिवेंशन। अब इसे हम रोक कैसे सकते हैं, प्रिवेंट कैसे किया जाए, तो अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स, जिसको आप जानते नहीं उनके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअल बिहेवियर अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा मल्टीपल पार्टनर्स। मल्टीपल पार्टनर्स भी अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज यूज़ बैरियर या फिर कॉन्डोम्स, यूजिंग स्टरलाइज नीडल्स एंड सिरिंजेस। स्टरलाइज नीडल्स, अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो या फिर बार्बर के पास जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो और अगर वहाँ पर आप नीडल्स वगैरह यूज़ कर रहे हो तो वो नीडल्स स्टरलाइज होने चाहिए। सिरिंजेस वगैरह दोबारा से यूज्ड ना हो, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक जो है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस मतलब क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस बताते हैं। उसके बाद हमारा आता है उस एमनियोसेंटेसिस में हमें दो चीज़ें देखने मिलेंगी, नेगेटिव एप्लीकेशन और दूसरा है हमारा पॉजिटिव एप्लीकेशन। तो एमनियोसेंटेसिस होता क्या है, एमनियोसेंटेसिस मतलब एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है,
एमनियोटिक फ्लूइड, जब बेबी का बर्थ होता है, बेबी जब मदर के वुम्ब में होता है तो वो एक योक सैक के अंदर होता है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है। तो वो एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन के थ्रू बाहर निकाल कर डॉक्टर्स ये चेक कर सकते हैं कि वो बेबी मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो वो पता कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस के थ्रू, या फिर वो उस चीज़ से बहुत सारी एमनियोसेंटेसिस की मदद से बहुत सारी चीज़ों को पता लगाया जा सकता है। जैसे कि अगर बेबी को कोई भी क्रोमोसोमल डिजीज़ है, कुछ भी बीमारियां है, या आपको हैंडीकैप्ट है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो इसका पॉजिटिव एप्लीकेशन क्या है कि ये हेल्प करता है डिटेक्ट करने में एनी कॉन्जेनिटल डिजीज़, कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है या फिर कोई उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है, इसलिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने मिलता है, जैसे फीमेल फिटिसाइड्स, फीमेल की बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी, देखने मिल रहा था हमें। ठीक है, अबॉर्शन करवा दिया जाता था क्योंकि फीमेल्स है, फीमेल्स उन्हें नहीं चाहिए होती थी, तो इसलिए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिला। मिस यूज टू डिटेक्ट सेक्स ऑफ चाइल्ड बिफोर बर्थ। ठीक है, फीमेल फीटस इज देन अबॉर्टेड। ठीक है, फीमेल फिटस को अबॉर्ट कर दिया जाता था। तो यहाँ पर हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टॉपिक ख़त्म होता है। उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर के